बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पूरे मुल्क से कोरोना वायरस के सबब जो लॉकडाउन लगाया गया था अब उसको उठाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर हुकूमत का ये ऐलान हो चुका है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको 15 सितंबर से खोला जाएगा। एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर होगा। 7 सितंबर की तारीख दी गई थी हुकूमत की तरफ से कि उस तारीख को रिव्यू करेंगे। अगर तालीमी इदारे खोलने की ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली 15 सितंबर जो है वो हतमी तारीख ही रखी गई है उस सिलसिले में। और अगर खुदा न खास्ता कुछ केसेस कोरोना के हवाले से मज़ीद सामने आते हैं तो फिर इसको दोबारा से देखा जाएगा। साथ ही साथ जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, सिनेमाज़ हैं, बिज़नेस सेंटर्स हैं, जितने कारोबारी मराकज़ हैं उनको खोलने का फ़ैसला कर लिया गया है। और कल से ये तमाम मुल्क के अंदर ये जो जगहें हैं ये खोली जा रही हैं। सिंध के अंदर आज हमने देखा है कि उन्होंने फैसला किया कि जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं उनको बहरहाल बंद रखा जाएगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक जगह तकरीर कर रहे थे और उन्होंने आवाम से फिर ये इस्तदा की कि खुदारा ये जो फेस मास्क हैं ये पहन के रखें, इनको मत उतारें। अगर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहतियात ना करें, नहीं तो ये केसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस मुल्क से अभी गया नहीं है, इसका मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हुआ है। जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनको सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये फ़ैसला किया गया है। यकीनी तौर पे केसेस कम हुए हैं, बेहतरी आई है, लेकिन अभी हम मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकते कि हमारा मुल्क इससे आज़ाद हो चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, जिस दिन से ये ऐलान किया गया है, उस दिन के बाद से जो लोगों की तरफ से लापरवाही है वो भी अरूज पर है। कहीं पर भी आपको एहतियात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। चाहे वो आप मार्केट्स ले लें, बाज़ार ले लें, वहाँ पर आपको लोग फेस मास्क के बगैर नज़र आएंगे। तमाम प्रोविंसेस को कहा गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपनी गाइडलाइन जो हैं वो बनाएं, एसओपीज़ जो हैं वो बनाएं। अब उनको बनाते हुए किन चीज़ों का को मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है, उन पर अमल दरामद किस तरीके से कराया जाएगा, क्योंकि जब लॉकडाउन स्ट्रिक्ट भी था तब भी हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब जबकि लॉकडाउन है ही नहीं, सारी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर ली गई हैं, तो ऐसे में क्यों कर मुमकिन होगा या कैसे इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि ये जो एसओपीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, इन पर अमल हो। इस पे बात करेंगे। टूरिस्ट्स के हवाले से हम देखें तो मरी की एक मिसाल हमारे सामने है कि 4 महीने के बाद हमने देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो इस वीकेंड पर दिखाई दिए। और वहाँ पर जहाँ टूरिज़म खुल रही है वहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या लाहे अमल है, ये भी एक अहम सवाल है। आज इन तमाम चीज़ों पर हम खुल के बात करेंगे, और इसलिए भी कि क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से इस हवाले से कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं। ये ऐलान शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम बहुत एक सरप्राइज के तौर पे हमारे लिए आया है और इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि हमने देखा है कि कुछ जगहों पे, कुछ ममालिक में जहां पर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था उसके बाद वहाँ दोबारा लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। मैं मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अतहर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कन्वीनर हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के। और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो अतीक मीर साहब आप ये बताइए, अब ज़ाहिर है कारोबारी मराकज़ खुल रहे हैं, खुल चुके हैं और कल से बाकायदा तौर पे हम देखेंगे कि ये रीओपन हो जाएंगे। क्या वो गाइडलाइंस हैं, क्या वो एसओपीज़ हैं जो सूबाई हुकूमतों की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा? और यकीनी बनाने में ऑब्वियसली ट्रेडर्स, दुकानें, बिजनेस सेंटर्स, इनका बहुत बड़ा किरदार है, तो आप लोग किस तरीके से इसको इंश्योर करेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर ही बहुत कम अरसे में कोरोना जैसे मूज़ी मरज़ से काफ़ी हद तक निजात पाई। हॉस्पिटल्स वीरान में, वो जो कोरोना सेंटर्स थे वो वीरान हैं, और मैं देख रहा हूँ कि वो अफरा तफरी नहीं है। 17,000 केसेस आज की तारीख़ तक जो मौजूद हैं। जहाँ तक कारोबार की बात है तो तकरीबन 3 माह कबल, 2 माह के सख्त तरीन लॉकडाउन के बाद 3 माह कबल 70 to 80% कारोबार खुल चुके थे।
اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں جزوی طور پر لوگوں نے تاجروں نے کرونا کے تحت جو بھی احتیاط تھی وہ بہت کم لاپرواہی زیادہ رہی، خصوصاً مجمع جو عوامات کے جو اجتماعات ہیں وہ پہلے دن سے میں دیکھ رہا تھا جب لاک ڈاؤن کی شروعات ہوئی، تو میں کبھی کبھی یہ بات حیرت کا بھی اظہار اس پر میں کرتا ہوں، میرے دوست جو بھی کہ جو بے احتیاطی بڑھتی گئی، کرونا سے جان چھوٹتی گئی، اور جب سخت ترین احتیاط تھی تو اس کی شرح اوپر جا رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں سوائے اللہ کی کرم نوازی کے یا حکومت کی ایک ہمت اور جرت کے کہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے، صوبائی حکومتیں تھیں یا وفاقی حکومت، ان کے جو بھی اسٹریٹجیز تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تحسین رہی ہیں۔ اور آج جو بقیہ کاروبار کھولے گا تو کیونکہ کاروبار میں دیکھیں سیکٹرز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کروڑوں ایسے لوگ جو گھروں میں بیٹھے تھے جس میں شادی ہال سے متعلق کیٹرنگ ہے، ہوٹلنگ ہے، باربر شاپس ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، بہت سارے سیکٹرز، سینما ہالز ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اہمیت نہ صحیح لیکن یہ ایک کاروبار تو ہے، یہ سب فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے تھے، لیکن کل سے یہ ایک بہت اچھا رجحان، بہت اچھا میں منظر دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ جو بقیہ 75% کاروبار جو کھلے تھے ان میں بہتری آئے گی، کیونکہ ان سیکٹرز کے کھلنے سے جو بقیہ کل سے کھل رہے ہیں پاکستان کی معیشت میں یہ جو ایک دباؤ تھا کافی حد تک چھٹ جائے گا۔ کاروبار، چھوٹی صنعتیں یا بڑی ڈیفینیٹلی وہ ورسننگ اکنامک کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس کا اعلان انہوں نے باقاعدہ طور پہ کیا۔ آج بھی وزیر اعظم بات کر رہے تھے، بٹ اطہر سلطان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، یہ ریسٹورنٹس اور کیفیز کراچی کے، کیونکہ پہلے ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ حکومت شاید ابھی اس چیز پر آمادہ نہیں ہے، باقی ملک کے فیصلے تو ہو گئے ہیں اور وہ وفاقی حکومت کی پالیسی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اب اس حوالے سے بھی آج ہم اعلان سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو آخر اس حوالے سے کیا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، کیا بتایا گیا ہے، اوقات کار کیا رکھے جائیں گے کل سے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کل ہماری بڑی ڈیٹیل ایک ملاقات ہوئی کمشنر کراچی صاحب سے اور ایک منسٹر صاحب سے، تو اس میں یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی دو چیزوں کے متعلق، ایک تو یہ کہ اوقات کار کیا ہوں گے اور دوسرا یہ کہ کب سے کھولا جائے۔ تو اس میں ہمیں تو یہ یقین دہانی دلائی گئی تھی کہ ہم پیر سے انشاءاللہ 10 تاریخ سے کھول دیں گے، اور وہی اعلان ہم نے کل رات کو سعید غنی صاحب کا سنا بھی، تو امید تو یہ ہے کہ کل سے کھل جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اب تک کوئی نوٹیفیکیشن آفیشیل نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایس او پیز آئے ہیں۔ کل بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ایس او پیز میں، اور ہم نے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیں بڑی جو ہے نا آپ کو پریکٹیکل ایس او پیز ہونے ہوں گے، اور اس پریکٹیکلٹی میں دو ہی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں ریسٹورانٹس کے، کیفیز کے لحاظ سے، وہ ہے جو کورونا کی بھی ایک گائیڈ لائن ہے، دیٹ از سوشل ڈسٹینسنگ، کہ آپ کو ایک 4 سے 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھنا چاہیے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے چھوٹا ریسٹورانٹ ہو یا بڑا اس کو ہونا ہوگا۔ اگر کوئی ریسٹورانٹ یہ نہیں کر سکتا جگہ کم ہونے کی وجہ سے، تو وہ کم از کم بیچ میں ایک ٹیبل، بٹوین ایوری ٹیبل وہ ایک پارٹیشن لگائیں گے۔ اوقات کار کی جب تک بات ہے تو وہ بڑی کلیئرٹی سے بات ہوئی کہ 10 بجے کا یا 11 بجے کا پریکٹیکل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں اطہر سلطان صاحب کہ یہ اعلان ہو گیا اور یقینی طور پہ سعید غنی صاحب کا یہ اعلان ہم تک پہنچا بھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک نہیں آیا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا، اب ظاہر ہے اگر نوٹیفیکیشن آئے گا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ فلاں تاریخ سے ریسٹورنٹس اور کیفیز کھلنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پارٹیشن لگاتے ہیں یا نمبر آف گیسٹس کم کرتے ہیں یا ٹیبل جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں، اس پر کام تو تبھی ہوگا نا، لیکن نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں ملا۔ جی، اس کو نوٹیفیکیشن نہیں ملا، لیکن چونکہ ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو اس سوچ سے تو ہم کام پہلے سے اپنی چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں، تو ہم نے جو ہے کم از کم میجورٹی ریسٹورینٹس نے کیا یہ ہے کہ پہلے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کے لحاظ سے اپنی جو ایک ٹیبل بیچ کی ہوتی ہے تاکہ 4 سے 6 فٹ کا ڈسٹینس جو ہے انہوں نے پہلے ہی اسی لحاظ سے پلان کر لیا، بیکاز دیٹس اونلی پریکٹیکل۔ یہ صرف کوئی کورونا یہ تو ہے نہیں کہ ہمیں بتا کر آتا ہے، تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی یہ
बीमारी हो, तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स ले रहे हैं अमूमी तौर पर। टाइमिंग की जहाँ तक बात है वो मैं कर रहा था कि ये बात हमने बड़ी क्लैरिटी से कही है कि अगर 10 बजे या 11 बजे का आप रात को बंद करने का कोई भी इरादा रखता है तो उसमें 2 वजह से ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक ये कि बगैर डिनर के खाना ही नहीं हो, मतलब बिजनेस नहीं होगा, तो फिर 10 बजे का भी खोलने का कोई फायदा ही नहीं है, बेहतर है कि ना ही खोला जाए। दूसरी बात ये है कि जब आप उसको कम टाइम के लिए खोलते हैं तो दैट मीन्स कि आप रश को खुद इनवाइट कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप टाइम की तो पाबंदी होनी नहीं चाहिए, टाइम 12-1 बजे तक जैसे बिजनेस चलता है, ताकि रश भी डिवाइड हो जाता है। टाइम बढ़ा दिया जाए, अभी तक तो हम सुन रहे हैं कि 10 बजे तक का ऐलान किया गया है। जी 10 बजे का ऐलान है, उसी पे हमने बात की थी कि वैसे तो वो ऑफिशियल ऐलान नहीं है, क्योंकि जब हमने 10 बजे की कल बात की तो उन्होंने कहा हमने तो कभी कोई ऐलान ही नहीं किया। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो 10 बजे का ऐलान एक सिर्फ शायद टेबल टॉप बात हुई होगी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं आया। उम्मीद ये है कि वो प्रॉपर होगा, कम से कम 1 बजे तक का खोला जाएगा ताकि प्रॉपरली बिजनेस हो सके, अदरवाइज बिजनेस ही नहीं हो सकेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर कैसर सजाद साहब से भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के ऑब्वियसली कंसर्न्स भी सामने आए हैं। एक तो ऐलान आप लोगों के लिए इटसेल्फ एक सरप्राइज के तौर पे था, अब वो कंसर्न्स क्या हैं? अब इवेंचुअली ये चीज़ होनी तो थी, लॉकडाउन हटना था, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लिफ्ट होनी थी, बट आपके कंसर्न्स क्या सामने आ रहे हैं कि वही जो हम देख रहे हैं, वही जो आज वज़ीर आज़म भी अपील कर रहे हैं, मास्क बहुत सारे लोगों ने उतार दिए हैं और वो कह रहे हैं मास्क जो है वो दोबारा पहने, आपको क्या खदशा नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया। अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूवर्स और आपके जो गेस्ट हैं उनको। और देखिए, हमारा जो कंसर्न है वो इस बात पे है और सिर्फ टाइमिंग की बात है। ये जो टाइम है ये थोड़ा सा जल्दबाजी में लगता है कि ये जल्दी कर दिया गया है, और ये यकीनन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अभी ईद उल अजहा का जो इंक्यूबेशन पीरियड का उसका रिजल्ट अभी तकरीबन और मजीद 4-5-6 दिन का हमें इंतजार करना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ तो नहीं रहे हैं। इसके बाद अभी 14 अगस्त का एक इवेंट हमारा है जो कि जिसमें कि मजमा लगता है, हुजूम होता है, और उसके बाद फिर मुहर्रम का एक इवेंट हमारा है, इस्लामी महीना शुरू होगा और उसमें फिर मजालिस हैं और बाकी चीजें होती हैं, और फिर उसके बाद रबी अव्वल है। तो ये जो चीजें हैं, हमें लगता ये था कि शायद सितंबर में जाने के बाद जो है शायद हुकूमत जो है वो तकरीबन सब कुछ खोल देगी, ये देखने के बाद कि जो सूरत हाल हमारी इस वक्त बन रही है। लेकिन ये सब कुछ खोल देना बगैर सोचे समझे, और मैं समझता हूँ कि देखिए जितनी पहले सब कुछ खोल दिया गया, आतिक भाई हमारे भाइयों की तरह हैं, इनसे हमेशा मेरी मुलाकात रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो अब तक जितने मौके मिले ताजिरों को या जितने भी कारोबार है सब कुछ हो रहा है, आप यकीन करें मैं समझता हूँ कि 80 से 85% लोग जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक के सरकारी दफातर में भी लोग जो है सरकारी दफातर में SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप पुलिस मोबाइल देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, तो पुलिस मोबाइल में जो लोग बैठे होते हैं हमारे पुलिस के लोग, वो भी मास्क के बगैर बैठे होते हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। तो लिहाजा जहां पर यह सूरत हाल रही, तो मैं समझता हूं कि वहां अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि इन तमाम बातों के बावजूद अल्लाह ताला ने हमारे केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम कर दिए हैं। वो जो क्रिटिकल केसेस थे ईद उल फितर के बाद, वो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अवाम हमारी चूंकि नहीं बात मान रही, हुकूमत की भी नहीं मान रही, डॉक्टरों की भी नहीं मान रही, तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये इस वक्त ये खोल देना, जरा सा ये बातें सब करना थोड़ा सा अर्ली हो गया है। लेकिन मैं फिर इसके कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि चूंकि डॉक्टर साहब ये जो आपने कहा ना, ये असल बात ही है कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि जब एक सख्त लॉकडाउन था तब भी आपको उसकी वायलेशन नजर आती थी, और आपने सही कहा कि अवाम जो है वो बात नहीं मान रही। जब वो अवाम डॉक्टर्स की बात नहीं मान रही जो बता रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा है, वो अवाम हुकूमत की बात नहीं मान रही, तो वो अवाम अतीक मीर साहब की, आथिर सुल्तान साहब की बात कैसे मान लेगी? बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूं कि देखिए इसमें दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी बाहर के मुल्कों में जितने भी लोगों ने लॉकडाउन को या अपने कारोबार खोल दिए हैं, वहां अवाम ने भी कुछ SOPs को फॉलो किया गया है और वहां की हुकूमत ने भी SOPs को फॉलो करवाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ
نہ ہی عوام نے SOPs کو فالو کیا اور نہ ہی حکومت نے فالو کروایا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، لیکن ہمیں خطرہ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری پوزیشن وہی عید الفطر کے بعد جیسی تھی ویسی نہ ہو جائے. جیسے ہماری امریکہ کے اندر دوبارہ ایک ویو جو آ گئی ہے، UK میں آ گیا ہے، آسٹریلیا میں آ گیا ہے. آسٹریلیا میں تو میلبرن سٹی میں تو انہوں نے کرفیو لگا دیا ہے. اسی طرح سے ساؤتھ کوریا میں اور دوسری جگہوں پہ برازیل میں آ گئے. تو ہمیں لہٰذا پھر وہی بات کہ حکومت تو اپنے عوام کی بہتری کے لیے سوچتی ہے. انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی، جرمنی میں مثال ہم نے دیکھی کہ وہاں پر تعلیمی ادارے کھولے گئے، کیسز آئے اور ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اسکولوں کو بند کرنا پڑا. I have to go for a break سے واپس آتے ہیں، ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. Stay tuned. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جس طریقے سے اطہر سلطان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ جو ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے اپنے تئیں اقدامات بھی اٹھائے ہیں. گو کہ کراچی میں جو کیفیز اور ریسٹورنٹس ہیں ان کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی نہیں موصول ہوا ہے. عتیق میر صاحب جس طریقے سے ریسٹورنٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، تو یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا تجاویز ایسی گئیں حکومت کو گائیڈ لائن سے متعلقہ، یا آپ لوگوں نے اپنے طور پر جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ ایک بات کہی کہ یہ لاک ڈاؤن گو کہ یہ قوم کی بہتری کے لیے کیا گیا. تمام تر تدابیر یہ کورونا سے بچاؤ کے لیے تھی، لیکن اس کے ساتھ دوسرا سیکٹر جو بہت زیادہ متاثر ہوا، خصوصاً پہلے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں آ گئے. کاروبار تقریباً 80% لوگوں نے، جو مڈل کلاس جو تاجر تھے، وہ پس انداز کیا، وہ سرمایہ ختم کر بیٹھے. بہت لوگ مقروض ہوئے. اب تک یوٹیلیٹی بلز اور کرایوں کے معاملات اب تک چل رہے ہیں. تو ہم نے یہی حکومت سے کہا کہ خدا رے سے بچائیں. اور ہمیں بہت اچھا لگا وزیر اعظم پاکستان نے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ہمت حوصلہ کرتے ہیں اللہ پاک بہادروں ہی پر کرم کرتا ہے. تو ان کی یہ بہادری تھی. انہوں نے کہا کہ میں یہ فاقہ کشی کا شکار نہیں دیکھ سکتا، یہ جو مڈل کلاس لوور جو طبقہ ہے. تو اس لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کو زیادہ سخت کرنے سے گریز کیا. سارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کا مخالف بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب موجود ہیں. قوم کو ان کا بھی زیر بار احسان ہے قوم کہ انہوں نے بڑی اچھی رہنمائی کی، بتایا کہ کس طرح بچنا ہے. کہ ایک ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے بہتر تدابیر وہ دے سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے تدابیر اختیار نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ بڑی میرا یہ ریسرچ سمجھ لیں، میری یہ ریسرچ ہے کہ پاکستانی قوم جو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ اختیار نہیں کر سکتے. ان کی آپ ذہنی تربیت سمجھ لیں، ان کی آپ کوئی ایک الٹریسی سمجھ لیں، جو کچھ بھی وجہ ہے جو میں نے دیکھا گلی محلوں میں. بالکل صحیح ہے. حکومت کے اتنے اشتہارات، اتنی تاخیر، اب کیسے آئے گا جب خود حکومت میں یہ بات دیکھ رہا ہوں. اگر کورونا بے احتیاطی سے پھیلتا تو پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہوتا. لیکن میں یہ ڈاکٹر صاحب بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اتنی بے احتیاطی کے بعد جو اللہ نے کرم کیا وہ ایک حیران کن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ بھی ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کریں، ہم سب یہی بات کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خاص کرم ہوا ہے پاکستان پر اور ہماری عوام پہ، ورنہ عوام کی بے احتیاطی میں کوئی کسر جو ہے وہ نہیں باقی بچی تھی. اطہر سلطان صاحب، اسی حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے جس طریقے سے ٹائمنگ کا بتا دیا، آپ نے کہا کہ اپنے تئیں اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن اب اس چیز کو جو ڈاکٹرز کے کنسرنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طریقے سے جو
आप लोगों के रेस्टोरेंट्स में आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको क्या समझाएंगे, किस तरीके से एंट्री होगी, क्या चीज़ें होंगी, ये भी ज़रा बता दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जहाँ ख़त्म भी हुआ बहुत सारे ममालिक में, वहाँ दोबारा केसेस सामने आना शुरू हो गए अगर एहतियात नहीं की जाती तो। जो डॉक्टर साहब ने बात की, फिर अतीक मीर साहब ने बात की, इसमें देखें एक बात, 2-3 बातें समझने की हैं। एक तो ये कि ये 5 महीने गुजर चुके हैं जिस वक्त हम आज बात कर रहे हैं। 16 मार्च को इन और मॉल्स बंद कर दिए गए थे, ठीक है, तो ये 5 महीने बाद की बात हो रही है, ये 5 हफ्ते बाद की बात नहीं हो रही। तो कभी तो कोई काम तो खुलना है ना, ये खुल तो जाना चाहिए था आज से 1.5-2 महीने पहले ही एहतियात के साथ, तो कभी तो खुलना है। तो ये तो नहीं है कि हम कभी खोलेंगे ही नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अब मुहर्रम आने वाली है, ईद उल अज़हा गुजर गई, फिर मुहर्रम है, फिर रबीउल अव्वल है, तो फिर तो ऐसे तो बहुत त्यौहार आते जाएंगे, तो क्या कभी पाकिस्तान खुलेगा ही नहीं? क्योंकि मुसलमान मुल्क को तो खुलना ही नहीं चाहिए कि वहाँ तो त्यौहार आते ही रहेंगे। तो ये नहीं होता। डॉक्टरों का काम, मेरा ख्याल है, ये भी हमें बताना है कि काम कैसे किया जाए। सोल्यूशन हैज टू बी देयर फॉर अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है। अच्छा, फिर ये बात भी हमारे सामने आ गई कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतियाती की। लॉकडाउन के होते हुए भी कोई मेजॉरिटी जगहों पे लॉकडाउन नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमें अल्लाह ही का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोरोना ने वैसे असर नहीं भी किया। और ईद उल अज़हा के बाद तो महसूस ऐसा भी हुआ कि अल्लाह करे मेरी बात सही हो कि ईद उल अज़हा में कुर्बानी के साथ साथ कोरोना की कुर्बानी भी हो गई, तो तकरीबन कोरोना खत्म ही है। ये आप जो कह रहे हैं कि ईद उल अज़हा पे थोड़ी इस दफा हमने एहतियात भी ज्यादा देखी है, जो कि पिछली ईद पे उस तरीके से नजर नहीं आई। सुल्तान साहब, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। पंजाब की वजीर सेहत हैं, सबसे बड़े सूबे में क्या सूरत हाल है, खुद भी डॉक्टर हैं और हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अब ये किस तरीके से गाइडलाइंस और SOPs को मद्देनजर रखते हुए उन पर अमल दरामद कराया जाएगा? क्योंकि अब ज़ाहिर है तमाम तबके खुश तो हैं इससे, बहुत ताजिर भी बहुत खुश हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, बिजनेस सेंटर्स खुल रहे हैं, हर चीज़ खुल रही है, लेकिन आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ख़दशा मौजूद है और अगर एहतियात नहीं की, जो कि ऑलरेडी लोग छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फेस मास्क भी नहीं है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो फिर क्या होगा? मैं आपको ये बात बताती चली हूँ, सबसे बड़ी बात है, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान को आप हर वक्त बंद तो नहीं कर सकते जी, लेकिन जो पीक आई है ना हमारी, वो आपको पता है कि रमज़ान के बाद जब बाजार खुले, सारे बाजार खुले रमज़ान के दौरानिया में, और ईद के लिए जब सारे लोग बाहर निकले हैं, तो उस वक़्त इतना ज़्यादा लोगों ने बेहतियाती की कि आपके सामने है कि हज़ारों की तादाद से केसेस आने शुरू हो गए। और नेचुरली फिर जिस तरह अगर मैं कहूँ कि जो मैक्सिमम पीक हमने देखी वो इट वाज बिटवीन 11, 12 and 13 जून। हाँ, एंड आई थिंक एवरीबडी वाज ओवर फ्लडेड विद हॉस्पिटल्स। अस्पतालों के अंदर हमने कैपेसिटी, बहुत अस्पतालों की बढ़ाई हुई थी, उसके बावजूद एक बहुत परेशान कुन बात थी कि 11 जून को हमारे पास 1106 मरीज अस्पताल, सिर्फ लाहौर की बात मैं कर रही हूँ, बाकी पंजाब में जो थे, लेकिन क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एपी सेंटर लाहौर था, तो 1106 मरीज थे, जिनमें से मेजॉरिटी को अब या तो इंटेंसिव केयर की जरूरत थी, या उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, या उनको वेंटिलेटर्स की जरूरत थी। तो नेचुरली इट वाज अ ह्यूज बर्डन व्हेन यू लुक एट द नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स। और उसके बाद आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता केसेस जो है उनमें कमी आनी शुरू हो गई, और नेचुरली जब हमारा ये ख्याल है कि वी हैव पास दैट पीक, और जिस वक्त हमें महसूस हुआ कि नाउ इट इज सेफ, और तो हमने, आपको पता है कि बाजार खोलने की बात की। हमारे पे बहुत लोगों ने एतराज भी किया कि जी ये जो मवेशी मंडियां हैं इनको आप खोल रहे हैं, लेकिन वो हर चीज इसी बात से सोच के खोली थी कि ये कारोबार का काम है, सारे साल वो मवेशियों को पालते हैं सिर्फ इसे एक दिन की खातिर, तो हमें वील हैव टू ओपन अप दीज थिंग्स। लेकिन आपके सामने है जहां तक हिफाजती तदाबीरें हैं वो नहीं लोग इस वक्त भी, आपको पता है आप कितनी जबरदस्ती भी उनसे करें, बिल्कुल डू नॉट प्रैक्टिस इट। तो डॉक्टर साहब, अब जब ये फैसला हो गया है कि अब ये ऑब्वियसली तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि खोले जाएंगे, स्कूल्स भी 15 सितंबर की तारीख आ गई, कारोबारी मराकज़ भी कल से खुल रहे हैं, तो खुदा न खास्ता अगर बेहतियाती ऐसे ही जारी रहती है और केसेस बढ़ते हैं, जो कि हमने मुख्तलिफ ममालिक में देखा है, तो फिर क्या करेगी हुकूमत? फिर से लॉकडाउन की तरफ जाएंगे?
देखिए जी, ये मेरा ख्याल है अब जितने हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो सारे इस वक्त इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, जिसमें 2-3 बंदे जो मेरी, जिस तरह आपने बताया कि दे बिलोंग टू द बिजनेस कम्युनिटी, दे मस्ट रियलाइज कि ये टाइम है जब आपने हर तरीके से हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना है, एंश्योरिंग कि आपकी बिजनेसेस के अंदर SOPs प्रैक्टिस हों, बिकॉज कोविड हैज नॉट गॉन एनीवेयर। ये नहीं है कोविड चला गया कहीं। कोविड के मरीजों की तादाद में कमी जरूर आई है, लेकिन कोविड स्टिल देयर। ये तो नहीं है ना कि हर रोज जब हम, जैसे पंजाब में हम टेस्ट करते हैं तो कोई तकरीबन 125 बंदा तो पॉजिटिव निकल आता है हर रोज, विच मीन्स एवरी डे वी आर हैविंग अबाउट 110, 20, 30 केसेस देयर, विच मीन्स नए केस तो सामने आ रहे हैं। यकीनन उनकी तादाद बहुत कम हो गई है एज कम्पेयर टू जब 1000 या 1200 केस सामने आते थे, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमसे बात करी थी। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, एक और चीज़ पे बिफोर वी क्लोज दिस सेगमेंट मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी, और वो ये कि आप लोगों ने भी जिक्र किया इसका कि जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, उनके जितना भी स्टाफ है उनके एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाए जाएं बिफोर रीओपनिंग ऑल दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो उस पे आपको लग रहा है कि हुकूमत कुछ कान धर रही है, सुन रही है, ये करने को तैयार है? देखिए, मैं समझता हूँ सादिया, जैसे कि अभी अतर साहब ने कहा कि हमारा काम है सिर्फ बताना, हम ये नहीं कर सकते कि जी हमें करना क्या चाहिए, आपको ये ताजिर है तो उनको क्या करना चाहिए। हम तो सिर्फ एज ए डॉक्टर बता सकते हैं आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, आप इन चीजों से एहतियात करें। आगे उस मरीज का काम होता है कि वो कैसे उसको फॉलो करता है डॉक्टर के मशवरे को। तो हमने यहाँ पर भी यही बात की थी कि तमाम चीजें, आप रेस्टोरेंट भी खोलें, लेकिन अगर बेहतर रहेगा, आप जितना, हमारा एक नारा भी यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर एहतियात करेंगे, अपना भी फायदा है और आपके कस्टमर का भी फायदा है। अब अगर देखिए रेस्टोरेंट खुलता है तो उसके लिए आपको चाहिए कि जो आपके वर्कर है, अगर आपके रेस्टोरेंट के मालिक तमाम का जो एंटीबॉडीज टेस्ट वो बहुत सस्ता होता है, वो करवा ले, तो मैं समझता हूँ कि आप भी सेफ रहेंगे और आपका आने वाला। इसी तरह स्कूल की हमने बात की थी कि स्कूल के अंदर जो लास्ट कमेंट इस पे कर दें, क्योंकि आपने कहा था कि डॉक्टर्स बताएं, वो कहते हैं डॉक्टर्स बता ही सकते हैं कि इस चीज से एहतियात करें, ये मत करें। अब उन्होंने स्कूल्स के लिए भी यही कहा कि जितना स्टाफ है उनका एंटीबॉडीज टेस्ट करा दें, और आपको भी यही कह रहे हैं कि आपका जो रेस्टोरेंट्स के जितने स्टाफ होगा उनका एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया जाए। तो ये आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन। ये लोग आप ये करवा लेंगे, ये टेस्ट जो डॉक्टर साहब ने बताया? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात थोड़ी हम समझें कि पिछले 2-2.5 महीने से डिलीवरी टेक अवेज खुली हुई हैं पंजाब इस्लामाबाद में 24 घंटे और सिंध में रात 10-11 बजे तक। तो वर्कर तो हमारा 90% ऑलरेडी पिछले 2.5 महीने से आ रहा है और एहतियात के साथ हम डिलीवरीज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ जो बात है वो उस कस्टमर की है जो मेजॉरिटी ऑलरेडी पढ़ा लिखा कस्टमर है। ऐसा तो नहीं है जो रेस्टोरेंट्स में आते हैं वो नहीं है। मॉल्स में आप देखें, मॉल्स में लोग जा रहे हैं, SOPs फॉलो हो रहे हैं, वो वहां बैठ के टेक अवे कर रहे हैं, लेकिन डाइन इन अब अलाउ होगा इंशाल्लाह। तो वो चीज हो रही है, अल्लाह ने चाहा तो। जहां इतनी एहतियात भी की है मुल्क ने, हुकूमत ने भी दी है, डॉक्टर्स ने बेतहाशा फ्रंट लाइन पे जाके, वो तो हमारे फौजी थे जो लड़ रहे थे डॉक्टर्स, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह मईशत भी चलेगी, पाकिस्तान भी चलेगा, खुल के काम करेंगे। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस इल्ज़ाम की या उनके इस दावे की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को एक पुलिस स्टेट बना रही है। इस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है या उनका ये दावा सामने आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध के अर्बन एरियाज़ हैं और ख़ुसूसी तौर पे कराची को पुलिस स्टेट बना रही है।
उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि उनके मुख्तलिफ जो वर्कर्स हैं कराची में उनको उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस से, क्लिफ्टन, मली, शाह फैसल कॉलोनी, नाजिमाबाद और दीगर एरियाज से उनके वर्कर्स को पुलिस स्टेशंस बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है और उनको पार्टी छोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। और उनका ये भी कहना है कि हमारे जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके साथ भी यही सलूक रवा रखा जा रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध के वज़ीर बल्दियात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, ये एमक्यूएम की तरफ से जो अभी इल्ज़ाम लगाया गया है इसमें कितनी हकीकत है? और अभी थोड़ी देर के बाद एमक्यूएम इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, ये भी उनका बयान जो है वो मीडिया में उनकी स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह का उनका नहीं रहा वतीरा कि वो किसी को भी बेजा तंग करें या हरासा करें। ये हमारे साथ तो ये राब्ते में है। मेयर साहब ने भी बात की है, इनके दीगर जो हमारे दोस्त हैं एमक्यूएम के, उनसे भी बात हुई है, सईद गनी साहब की, मेरी, इवन सीएम साहब से भी ये इल्म में है बात। हमने आईजी साहब से भी बात की है और कराची के जो पुलिस चीफ हैं उनसे भी बात हुई है और इनको बताया भी गया है कि ये कुछ दिनों से जिस तरह की कुछ आ रही हैं इंफॉर्मेशन या कहीं पे कोई एक्शंस हो रहे हैं, तो जितने लोग जो जेलों में रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में और रिसेंटली कोई वहां से आज़ाद हुए हैं, कोई 2 साल हुए हैं, 1.5 साल हुए हैं, तो उनको अक्रॉस द बोर्ड जाके वो चेक कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें मे बी एमक्यूएम के लोग जिस तरह कहा जा रहे हैं और दीगर जो तंजीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको सिर्फ बुलाया जा रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। मतलब उनकी मॉनिटरिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है, उनसे बात हो रही है उनकी मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन थी और हमें बिल्कुल देखें अभी एमक्यूएम जब जो पहले थी, जिस तरह उनका तरीके कार था, जो उनके कायद थे उस वक्त के, फिर बाद में ये उनको छोड़ चुके हैं और अब ये एमक्यूएम पाकिस्तान है और इनको हम साथ लेकर चलना चाह रहे हैं इस धारे में जो भी जमहूरी तौर पर है, तो हमें इनके लिए बहुत एहतराम है। अच्छा, और हमारी बात हुई है इनसे और इनको रखा हुआ है, ऑन बोर्ड है कि कहीं भी ज्यादती हो तो हम बिल्कुल उसके लिए हाजिर हैं। सिंध में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह का न रवैया है, न किसी से ज्यादती होगी, बल्कि ये भी कहा हुआ है हमने कि आप अगर जाहिर है जिसको भी बुला रहे हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी तंजीम से उसका ताल्लुक हो, उसको आप चेक करें। वो सिर्फ उनको बुला रहे हैं, उनके मोबाइल चेक कर रहे हैं, उनका दीगर चीजें। यानी माजी में अगर किसी ऐसी सरगर्मी में कहीं उनका नाम आया है, इन्वॉल्वमेंट रही है, आप कह रहे हैं कि ऐसे नासिर को बुलाया जा रहा है? ये नहीं है कि नाम आया है या इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि जो जेल में रह चुके हैं उस वक्त भी किस लिहाज से रहे हैं, हमें उनसे नहीं ताल्लुक, में भी वो बेगुनाह हो। अच्छा, रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर शाह साहब आप साथ ही रहिएगा, मैं उनका मौक़िफ़ भी जान लूं। चेयरमैन डीएफसी सेंट्रल भी हैं। रेहान हाशमी साहब, आपने नासिर हुसैन शाह साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि ये चंद लोगों का जो जेल में रहे हैं या उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, उनकी चेकिंग के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनसे पूछगछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है, किसी को हरासा नहीं किया जा रहा। और सिर्फ एमक्यूएम के लोग नहीं हैं जिनको बुलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे माशरे में जहन में है और शाह साहब भी इस बात को एडमिट करते हैं क्योंकि शाह साहब की पार्टी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है और पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर कौन है पॉलिटिकल और उन तमाम मुसीबतों को सहना। एमक्यूएम के साथ भी बदकिस्मती से ऐसा ही रहा। हमारे माशरे में किसी के घर पर पुलिस का आ जाना इंतहाई मायूब कहलाता है और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए तो ये अजाब और खास तौर पर अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए ये एक अजाब रहा है हमारे माशरे में, क्योंकि ये एक मायूब फेल है। और अगर वो पॉलिटिकल वर्कर है, किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है, उस पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, उस पार्टी के साथ लेजन है, और पॉलिटिक्स क्या सिखाती है? पॉलिटिक्स यही तो सिखाती है, नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन। पॉलिटिक्स का मतलब
वायलेंस नहीं है। अच्छा नासिर शाह साहब, अभी खबर ये भी आ रही है कि MQM ने इस तमाम तर मामले पर, अपने कारकुनों की गिरफ्तारी के मामले पर वज़ीर आज़म साहब से रब्ता किया है और वज़ीर आज़म साहब ने अभी जो है वो IG सिंध से और वज़ीर दाखिला से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सो इसमें सिंध हुकूमत क्या बाकायदा, जिस तरह आप बात बता रहे हैं, क्या CM साहब की तरफ से या आपके वज़रा की तरफ से दीगर ये मीडिया में आके खुल के बात हो सकती है, क्योंकि MQM भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बता दिया जाए कि सारे का सारा मामला क्या है? तो आपने पूछा, मैंने आपको बताया है कि यही मामला है और किसी से हम यहाँ पे ज्यादती नहीं होने देंगे। सही कह रहे हैं रेहान हाशमी साहब कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है यहाँ पे। मे बी इनके कुछ लोग जो हैं वो बेगुनाह हो, मैं पहले भी ये बात आप बता ही चुका था, लेकिन उनको चेक किया जा रहा है। सिर्फ ये MQM पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये मुख्तलिफ पार्टीज के हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी होंगे। अगर वो वहां पे हैं तो सबको बुलाया जा रहा है, सबको वो मॉनिटर कर रहे हैं। नासिर शाह साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये कोई ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की सतह पर ये अचानक फैसला किया गया है कि ऐसे लोगों को मॉनिटर किया जाए? नहीं, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से ये फैसला है और बड़ा अच्छी बात है। MQM ने अगर राब्ता किया है वजीर आजम साहब से और वजीर दाखिला से, उन्होंने जो रिपोर्ट मांगी है तो उनको बिल्कुल रिपोर्ट मिल जाएगी और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपना स्टांस देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगी और ना ही ज्यादती होने देगी। अगर कहीं पे पुलिस ने किसी किस्म की ज्यादती की तो उन पर वहां पे एक्शन लिया जाएगा और उनसे बात हो चुकी है। IG साहब से भी बात हुई है और कराची के जो पुलिस के चीफ हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने ये बताया है कि ये सिर्फ जो है सबको चेक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वारदात जो देख लें कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कुछ बड़े हैं और फिर और इंफॉर्मेशन भी है। तो इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर कार्रवाई करते हैं। इससे कोई पॉलिटिकली तौर पर किसी किस्म की अचीवमेंट नहीं है। बहुत अच्छा हुआ है कि MQM ने वजीर आजम साहब से राब्ता किया है। अब वो रिपोर्ट सारी हम उनको भेज देंगे। रिपोर्ट चली जाएगी। रेहान हाशमी साहब, वजीर आजम साहब को सिंध हुकूमत ने भी बता दिया है, उनका ऑब्वियसली कोई ज्यादती का ऐसा कोई इरादा नहीं है MQM के साथ, सियासी तौर पे किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह करने का फैसला किया है। देखें, जहां तक बात है कि शरपसंद नासिर का और अगर कैसे सस्पेक्टेड लोग हैं कि जिनकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है, और खास तौर पर जबकि पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई वर्कर हो तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेकर और उन्हीं से बुलवाकर आपको पॉलिटिकल पार्टीज की सिंसियरिटी भी पता चल जाएगी कि कितने सिंसियर हैं। अगर तो दाल में काला होगा तो पॉलिटिकल पार्टी इस बात को अपोज करेंगी। आप लिस्टें फराहम करें, मेरा अपना जाती नुक्ता नजर है ये। लेकिन जो हमारे मुआशरे का और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक तर्ज अमल रहा है, वो बदकिस्मती से ऐसा रहा है कि वो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट खास तौर पर सूबाई लेवल पर, सूबाई सतह पर वो बरकरार नहीं रह पाई है। तो लोगों में एक बदजनी और एहसास महरूमी की कैफियत नुमाया हो रही है। और ख़ास तौर पर अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि देखें अगर कराची के स्टेक होल्डर MQM कहती है अपने आप को, तो कराची के अमन व अमान से, कराची में इस्तेहकाम से और मुल्क के इस्तेहकाम जो कि उससे वाबस्ता है, उसमें उसके हवाले से हम ज़्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं। अच्छा, हमारा क्लेम उस वक्त सच होगा कि जब कराची में पुरअमन होगा, कराची में मुल्क दुश्मन अनासिर या उनकी सरपरस्ती करने वाले, उनकी हमला करने वाले लोगों का खात्मा हो, उनके खिलाफ क्रैक डाउन हो। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। और नासिर साहब, वो वज़ीर आज़म साहब से रब्ता भी हो गया MQM का, वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इसमें किसी तौर पर भी MQM के साथ सियासी एतबार से कोई इंतकाम नहीं लिया जा रहा, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होने देंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।